Hi guys, how are you? Welcome to our channel unstoppable.in। तो आज हम बात करेंगे NLC इंडिया शेयर के बारे में। इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आपको फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस शेयर के कुछ की पॉइंट्स जान लीजिए, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। फर्स्ट, इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करेंगे। सेकंड, इसके फ्यूचर प्लान्स एंड ऑर्डर बुक के बारे में बात करेंगे। थर्ड, इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फोर्थ, इसका फुल फंडामेंटल रिव्यू लेंगे। आज हम आपसे कुछ एक बात करना चाहता हूँ। आज एक पर्सन का मेरे पे कमेंट आया और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि उन्होंने 69 के प्राइस में ख़रीदा है और अब शेयर गिर रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ डिटेल में। तब हम ये डिटेल वीडियो बना रहे हैं। और गाइस, हमने आपको पहले भी समझाया था अपनी पिछली वीडियो में, और एक बार फिर से आपको एक एग्ज़ाम्पल के तहत समझा रहा हूँ। कभी भी चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, या फिर अगर तुम ट्रेन में चढ़ रहे हो तो जब वो स्टेशन में है तब चढ़ो, या स्टेशन में ही दौड़ रही है तब चढ़ो, जिससे कि आप उसमें सही प्राइस पे एंटर कर सको। अब आप ऊपर के प्राइस पे चल जाते हो और फिर स्टक हो जाते हो, क्योंकि चलती हुई ट्रेन में चढ़ोगे, अगर आपका पाँव फिसल जाए या नहीं चढ़ पाओ तो आपको चोट लग सकती है और आपकी टांगें भी कट सकती है। तो गाइस, इस चीज़ को समझिए। और जितने भी मार्केट में जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो मार्केट में पुराने हैं, 5 से 10 साल हो गए हैं या उससे पुराने, तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस एग्ज़ाम्पल पे अपना ओपिनियन दो, जिससे कि हमारे व्यूअर्स समझें और ये प्रॉब्लम दूर हो सके कि इनका ये मेथड है, ये एक तरह से पूरा रॉन्ग है। इससे ये अपनी लाइफ में केवल लॉस कमाएंगे। इस एग्ज़ाम्पल को अपने दिमाग में बिठा लो गाइस, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल आपकी आने वाले टाइम में इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि गाइस, चाहे स्टॉक का कितना भी फंडामेंटल सही हो, अगर आप ऐसे ही चलती हुई ट्रेन में चढ़ोगे बिना सोचे समझे, तो आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि गाइस, स्टॉक मार्केट में सारा खेल टाइमिंग और भाव का है, और आप इसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा खिलाड़ी बनने में। क्योंकि जितना हम सस्ते से सस्ते प्राइस में लेंगे, उतना हमें अपना प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी अच्छा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और वैसे तो इस प्राइस में जो अभी रिसेंटली चल रहा है 54, और जो उन्होंने लिया 69 पे, वो प्राइस भी कोई बुरा नहीं है अगर लॉन्ग टाइम वाइज सोचा जाए। पर शॉर्ट टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो मार्केट में कभी ना कभी कुछ 6 महीने 1 साल या कुछ भी समय पे इस पर करेक्शन आ सकता है, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर उन्होंने या हमने सस्ते प्राइस में लिया होता, जो कि इसका टेक्निकली हिसाब से देखा जाए तो 40 to 50 के रेंज में, तो जब मार्केट करेक्ट होती है उन्हें और ज़्यादा बाइंग करने का मौका मिल जाता है। और अब मार्केट क्रैक होगी तो उन्हें एवरेज करना पड़ेगा कि उनका पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न जनरेट हो सके। पर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है, क्योंकि और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने अपने डाउट्स हमसे शेयर किए और हमें इस काबिल समझा कि हम उनके डाउट्स क्लियर कर सकें। गाइस, कुछ समय बाद हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं चैनल में, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिससे कि आप पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में सीख जाएंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल। पी क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालाइज कैसे करते हैं, इसकी हर चीज़ आपको हम सिखा देंगे। उसके लिए पर्टिकुलर पर वीडियो बनाई जाएगी, जिससे कि आपको सब पता चले और आप जल्दी सीखें और किसी भी आप शेयर को फंडामेंटली और टेक्निकली रीड कर सके 5 to 10 मिनट्स में। पर उसके लिए गाइस, आपको हमारी एक मदद करनी होगी बस, क्योंकि गाइस हम आपके लिए टाइम दे रहे हैं और आपको बेटर से बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर सकें। गाइस, हमारी फैमिली के साथ जुड़िए और इसे जितना हो सके ग्रो करिए, कि हम कई लोगों तक ये पॉइंट्स ले जा पाए और कई लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करवा सके। धन्यवाद। गाइस, ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है और मेरे हिसाब से ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारे पोर्टफोलियो में डिफेंसिव स्टॉक का रोल प्ले करेगा।
जो कि बेयर मार्केट में हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकता है एक पैसिव इनकम जनरेट करने में। और ये डिफेंसिव स्टॉक में मुझे सबसे बढ़िया इसलिए लगता है क्योंकि पहला तो इसका पॉइंट, ये जिस सेक्टर में काम करती है उसका आने वाला टाइम बहुत ही बढ़िया होने वाला है, ये आप जान लीजिए। और अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है रिन्यूएबल एनर्जी की, फ्यूचर में देखिएगा क्या होगा। और दूसरी बात, जो ये डिविडेंड देती है कुछ टाइम बाद आपके शेयर ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगे बाय डिविडेंड्स ओनली। और क्या चाहिए गाइस, फ्री में डिफेंसिव स्टॉक मिल रहा है विद पैसिव इनकम। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एनएलसी इंडिया एक नवरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर पे आती है और ये प्लानिंग कर रहे हैं 43,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने की, जो कि वेरियस पावर ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट्स में होंगे। कंपनी माइनिंग करती है लिग्नाइट की और जनरेशन करती है पावर का बाय यूजिंग लिग्नाइट एज वेल एज बाय रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में भी इस कंपनी के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो ये जिस पर ये काम करी है और आने वाले समय पे काम करेगी। और ये 7 मार्च 1986 से ये कंपनी चलती आ रही है। 2019 और 20 के बीच में कंपनी ने 1209 मेगावाट और 17.5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट ऐड किया है एंड रिटायर 400 मेगावाट टू इट्स इंस्टॉल कैपेसिटी। और इसके इस एडिशन और रिटायरमेंट से कंपनी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो हो गई है वो हो गई है 4661.06 मेगावाट की। अब बात करते हैं इसके नए प्रोजेक्ट के बारे में जो कंपनी को मिले हैं। 3x800 मेगावाट का पावर प्लांट मिला है इसे इन उड़ीसा जो कि ये बनाएगी, और 2x800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट मिला है इसे, और 2x660 मेगावाट प्लांट इन न्यू वैली, 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट एंड 11.50 मिलियन टन पर एनम माइनिंग प्रोजेक्ट इन नेवेली में इसे मिला है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एनुअल रिपोर्ट, जो कि ये एनुअल रिपोर्ट कंपनी ने पिछले साल सबमिट की थी। और कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है वो भी कोल इंडिया के साथ, जिससे कि ये 5000 मेगावाट का एक सोलर एंड थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लांट बनाएगी। और ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का अनुमान इन्होंने लगाया है 2023 से 2027 के बीच तक। 709 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट मिला है इसे तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और ये सारे प्रोजेक्ट जब ये ख़त्म कर लेगी तो ये कंपनी फर्स्ट सीपीएससी कंपनी होगी इंडिया की जिसने 1 गीगावाट सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी को पूरा किया है सक्सेसफुली। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इस कंपनी के लिए आने वाले समय पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की सरकार ने इसे 20 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट दिया था और 2.5 मेगावाट का, जो कि अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और इसे 2020 जून 30 में 17 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट मिला है वहाँ की सरकार के द्वारा, जिसका मतलब 500 मेगावाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट और 7 मिलियन टन पर एनम माइनिंग प्रोजेक्ट को इसने अभी होल्ड किया है, जो कि ये राजस्थान में पावर प्रोजेक्ट को राजस्थान में बनाना चाह रही है और माइनिंग और कुछ पावर प्रोजेक्ट को ये तमिलनाडु में बनाना चाह रही है, तमिलनाडु एंड राजस्थान में, जिसका कंपनी ने थोड़ी सी जानकारी दी है, ज़्यादा तो नहीं बताया अभी। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले साल कंपनी ने 21,922.98 मिलियन यूनिट पावर जनरेशन किया था और पावर एक्सपोर्ट की जो कि 18,840 मिलियन यूनिट था। और इसने पावर सरेंडर की और कहा जाए तो दी, जो कि 1945.71 मिलियन यूनिट है, जिसकी गवाह खुद स्टेट डिस्कॉम है। और जो एवरेज प्लांट लोड फैक्टर है थर्मल प्लांट का ड्यूरिंग 2019 टू 20 परसेंटाइज वाइज देखा जाए तो नेशनल एवरेज है थर्मल प्लांट का 55.99% और इसका था 70.22%।
और इतना ही नहीं, 2019 से 20 के बीच में डिस्कॉम ने सरेंडर की 1945.71 मिलियन यूनिट, जो कि 2018 में 1891.47 मिलियन यूनिट था। अब आप सोच रहे होंगे स्टेट डिस्कॉम है क्या। तो पहले तो मैं आपको डिस्कॉम का मतलब बता दूं। डिस्कॉम का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब ये हर स्टेट को अपनी बिजली बेचती है, जिससे कि वो स्टेट अपनी जनता को बिजली प्रोवाइड करा सके, जिसको जिस क्षेत्र में जितनी जितनी बिजली देनी है। क्योंकि ये कंपनियां अपने आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती है, किसी और कंपनियों से ख़रीदती है, और ऐसी कंपनियों को डिस्कॉम कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। हमने कर ली है कंपनी के साथ दोस्ती, जिससे कि हम ये जान गए हैं ये कंपनी करती क्या है और आगे क्या काम करने वाली है। अब जानते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। कैपिटलाइजेशन इस शेयर का 7,508 करोड़ है। करंट प्राइस 54 के आसपास चल रहा है। हाई कंपनी का 73.9 का है और लो 46.2 का है। स्टॉक पी की बात करें तो 5.79 का है, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो 102 का है। डिविडेंड यील्ड 1.85% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 9.16 है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 10% का है। फेस वैल्यू 10 की है, जिससे कि पता चलता है कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ के काफ़ी चांसेस है और बोनस मिलने के भी काफ़ी चांसेस है। डेप्ट की बात करें तो 25,222 करोड़ का है और इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की 108 की है, मतलब 108। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज़ 5 ईयर्स का इसका 12.0% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल का 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 11% है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 29.3 है, जिसके मुताबिक ये शेयर काफ़ी अंडर वैल्यू है। और अंडर वैल्यू इसलिए है गाइस क्योंकि ये PSU सेक्टर का है। अगर पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती तो इसके डेफिनेटली प्राइस 100 से ऊपर का ही होता। और इंटरप्राइज वैल्यू इसकी 31,946 करोड़ है। कैश कंपनी के पास 785 करोड़ है और कोई भी शेयर इसका प्लेज नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर्स की तो 9% है, 5 ईयर्स की 5% और 3 साल का थोड़ा नेगेटिव है, जो कि है -4%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर की 0 है, 5 ईयर्स की 74% है और 3 ईयर में -11%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में -4, 5 ईयर्स में -6, 3 साल में -10 और लास्ट ईयर में 8%। क्योंकि गाइस ये अपने 10 साल से ये स्टॉक भागा ही नहीं है, उसी प्राइस के आसपास टहल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में 12% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 16% का रिटर्न और 3 साल में 11% का रिटर्न और 10 साल में 10% का रिटर्न। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर। मार्च 2020 में कंपनी की सेल 3,069 करोड़ आई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,188 करोड़ आया। 395 करोड़ कंपनी ने अदर इनकम से जनरेट किया। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, जो कि 778 करोड़ का था। टैक्स कंपनी ने 36% का पे आउट किया और नेट प्रॉफिट कंपनी का 487 करोड़ आया। जून 2020 में 2,699 करोड़ की सेल्स आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 961 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 532 करोड़, नेट प्रॉफिट 338 करोड़। सितंबर क्वार्टर में 2,093 करोड़ की सेल्स आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 519 करोड़ का आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 289 करोड़ का आया और नेट प्रॉफिट 51 करोड़ का। नेट प्रॉफिट में कमी इसलिए देखी गई क्योंकि टैक्स कंपनी को ज़्यादा भरना पड़ा था सितंबर क्वार्टर में, जो कि 79% था। दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 2,215 करोड़ की सेल्स आई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 477 करोड़ का था। अदर इनकम की बात करें तो 512 करोड़ की थी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 288 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट कंपनी का 171 करोड़ का था। अब बात करते हैं मार्च क्वार्टर 2021 की। कंपनी की सेल्स 2,840 करोड़ की थी
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 849 करोड़ का, और इसमें इस कंपनी ने अदर इनकम में अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया जो कि 1016 करोड़ का था। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया इसका 1146 करोड़ का। 34% टैक्स पे आउट किया और नेट प्रॉफिट टोटल निकल के आया 753 करोड़ का, जो कि और क्वार्टर के मुकाबले ठीक ठीक था। अब बात करते हैं जून 2021 के क्वार्टर की। सेल्स आई 3036 करोड़ की और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 977 करोड़ का। अदर इनकम में थोड़ी सी कमी पेशी देखी गई जो कि आया 284 करोड़ का, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 563 करोड़ का आया, क्योंकि इसके अदर इनकम में कमी देखी गई, इस चक्कर में प्रॉफिट भी कम हुआ। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो 348 करोड़ आया, जो कि आपका पिछले साल के जून क्वार्टर प्रॉफिट के मुकाबले है। अब गाइस बात करते हैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। जैसे कि आप देख रहे हैं सेल्स में एक ग्रोथ देखने को मिली है, और सबसे ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ इसकी 2017 से 2018 के बीच में थी, जिसमें कंपनी ने काफ़ी सही सेल्स प्रस्तुत की है। और प्रॉफिट की वाइज देखा जाए तो 2017 में ही कंपनी को और 2018 में कंपनी को बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट हुआ था, क्योंकि कंपनी की सेल्स बहुत बढ़िया हुई थी। और अब देखा जाए तो कंपनी के इन क्वार्टर और इन ईयर्स में 2018 के ईयर में कंपनी का अदर इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की सेल्स 2010 में कंपनी की सेल्स 4078 करोड़ थी, 11 में 4289 करोड़, 2012 में 4912 करोड़, 2013 में 5580 करोड़, 2014 में 5945 करोड़, 2015 में 6075 करोड़, 2016 में 7828 करोड़, और 2017 में जो कि बेस्ट थी इसकी सेल्स वो थी 11094 करोड़, और 2018 में 11289 करोड़। 17 और 2018 में कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी रही गाइस, और इसने प्रॉफिट भी बढ़िया जनरेट किया। 2019 में 9871 करोड़ की सेल्स आई, 2020 में 10325 की, 2021 में 846 की, और टोटल टाइम पीरियड में देखें तो 10184 की इसकी सेल्स। वैसे इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 1368 करोड़ है 2010 में, 2011 में 1613 करोड़, 17 में 1734 करोड़, और 2013 की बात करें तो 1918 करोड़, 2014 में 1932 करोड़, 2015 में 1887 करोड़, 2016 में 2492 करोड़, और 2017 में 5097 करोड़, 2018 में 3947 करोड़, और 2019 में 2257 करोड़। और मार्च 2020 की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3418 करोड़, और 2021 में 2807 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 2010 में 1605 करोड़ का आया, 2011 में 1684 करोड़ का, 2017 में 1984 करोड़ का, 2013 में 2046 करोड़ का, 2014 में 2209 करोड़ का, 2015 में 2383 करोड़ का, और 2016 में 705 करोड़ का, क्योंकि इसमें इसको टैक्स काफ़ी भरना पड़ा था। मार्च 2017 की बात करें तो 2289 करोड़ आया, 2018 में 2821 करोड़ आया, 2019 में 2561 करोड़ आया। मार्च 2020 की बात करें तो 2345 करोड़ आया। मार्च 2021 की बात करें तो 2254 करोड़ आया, और टोटल टाइम पीरियड में देखा जाए तो 2286 करोड़ इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा। अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, जो कि 1247 करोड़ रहा 2010 में, 2011 में 1298 करोड़, 2012 में 1411 करोड़, 2013 में 1458 करोड़, 2014 में 1502 करोड़, 2015 में 1580 करोड़, 2016 में 86 करोड़, 2017 में 2447 करोड़, और 2018 में 1943 करोड़,
2019 में 1508 करोड़, 2020 में 1441 करोड़, मार्च 2021 की बात करें तो 1313 करोड़ का आया और टोटल टाइम पीरियड में इसका नेट प्रॉफिट 1323 करोड़ रहा। तो ये रहे इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की सारी जानकारी। अगर टोटल टाइम पीरियड में इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो गाइस सेल्स काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है, मतलब कंपनी अपना काम काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही है। पर कमी एक चीज़ में आ रही है, ये अपना नेट प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है सही से, जो कि आप देख रहे हैं 2010 से 2021 में बिल्कुल एक तरह से फ्लैट ही है, थोड़ा कभी ऊपर है कभी थोड़ा नीचे है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन में जा रहा है, जिस चक्कर में कंपनी के शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को नहीं भी मिल पा रही है। और यही वो कारण है जिस चक्कर में कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रही है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी का 2013 की बात करें तो 11,272 करोड़ है रिज़र्व, और 2014 में 12,225 करोड़, 2015 में 13,198 करोड़, 2016 में 11,104 करोड़, 2017 में 10,598 करोड़, 2018 में 11,823 करोड़, 2019 में 11,383 करोड़, मार्च 2020 में 11,518 करोड़ और मार्च 2021 में 12,714 करोड़ इसका रिज़र्व है। अब बात करते हैं इसकी बोरोइंग की। जैसे कि आप देख रहे हैं 2013 में 6,448 करोड़ थी और अब मार्च 2021 में 25,222 करोड़ है। गाइस इसकी बोरोइंग भी थोड़ी बहुत बढ़ती गई है, जो कि साथ के साथ बढ़ती जा रही है। और बात करें इसकी अदर लाइबिलिटीज़ की तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी ग्रो हो रही है, पर उतनी नहीं जिस प्रकार से अदर एसेट ग्रो हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे साइन है। फिक्स एसेट की बात करें तो 2013 में 6,703 करोड़ का था और अब 11,495 करोड़ का था, जो कि 2013 से बढ़ता चला आ रहा है फिक्स एसेट। और CWIP की बात करें तो CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कंपनी का कैपिटल जो है ऐसे कामों में लगा है जो अभी अंडर प्रोसेसिंग पीरियड में है। तो वो कंपनी का देखा जाए तो 2013 में 7,731 करोड़ था और अब 11,495 करोड़ है। और जब ये कंपनी का वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस इसमें से काफ़ी चीज़ें अदर एसेट में जोड़ी जाएंगी और फिक्स एसेट में, क्योंकि कंपनी का ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी एसेट और बैलेंस शीट क्वालिटी और बढ़ जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम हुई है, पर कम में देखा जाए अगर आप इसका पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे अदर इनकम और वैसी चीज़ों का तो उस प्रकार से ठीक है, क्योंकि पहले इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी पर इसकी अदर इनकम में नेगेटिव ही प्रॉफिट जनरेट होता था या बहुत कम। और अब इसकी इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन अदर इनकम में प्रॉफिट जनरेट हो रही है, तो ये अच्छे ही साइन है। क्योंकि मेन बात ये होती है कि प्रॉफिट आना चाहिए, ये नहीं होता कि तुमने इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है। इन्वेस्टमेंट कम हो प्रॉफिट ज़्यादा है तो बेटर चीज़ है, भले ही इससे कि इन्वेस्टमेंट तुम्हारी ज़्यादा है और प्रॉफिट कुछ नहीं आ रहा तो ये बेकार है। और अदर एसेट आप देख ही रहे हैं जो 8,480 करोड़ था और अब 53,906 करोड़ है। कॉन्टीन्यूसली इसके अदर एसेट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक इसकी बैलेंस शीट में काफ़ी पॉजिटिव साइन है। गाइस इसकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, अगर आप इसे बाकी स्क्रीनर में जाइएगा और चेक कीजिएगा। इसकी अदर लाइबिलिटीज़ में नॉन कंट्रोल लाइबिलिटीज़ भी बहुत कम है और ट्रेड, ये जो लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी दिखा रहा है वो ट्रेड पेबल्स में है। जब ये उनको चुका देगा तो उसकी लाइबिलिटीज़ थोड़ी और कम हो जाएगी और फिक्स एसेट में और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये रही इसकी बैलेंस शीट और आप थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हैं। जो आपके शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 79.20% की हिस्सेदारी है, जो कि है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। DIS ने अपनी थोड़ी होल्डिंग कम की है, जो कि सितंबर में थी 11.42% की और अब है 6.87% की। गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट की है। स्टेट इंडस्ट्रियल
प्रमोशन कॉरपोरेशन ऑफ तमिलनाडु 1.94% की हिस्सेदारी, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की 1.08% की हिस्सेदारी। पब्लिक किसमें हिस्सेदारी बढ़ी है, जो कि 4.63% से 9.22% की हिस्सेदारी है। गाइस, इसके स्टॉक प्राइस का थोड़ा जो आजकल डाउनफॉल हो रहा है, इसका वजह एक ही है, अभी जो बीच में मार्केट में हल्का सा पैनिक माहौल क्रिएट होता है, एक वो पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, कंपनी के जो रिज़ल्ट पोस्ट हुए उसमें कंपनी नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी पेशी आई है। और थर्ड पॉइंट, कंपनी का जो ये है कि DIS की होल्डिंग कम हुई है, जिससे हल्का सा एक इस स्टॉक में पैनिक माहौल क्रिएट हो रहा है। लेकिन गाइस, ये एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखा जाए तो आपको पता है ये जो रिन्यूएबल सोर्स का अभी ये बूम चला है गाइस, ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय पे ये काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक प्रकार से जैसे कंज्यूमर चीज़ है हमारी डिमांडेबल, वैसी एक प्रकार से ये रिन्यूएबल रिसोर्स की सोर्स होने वाली है। क्योंकि गाइस, टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी एक प्रकार से समझ लीजिए इंसान है, और उसकी आत्मा है ये पावर। क्योंकि टेक्नोलॉजी चलेगी कब, जब इलेक्ट्रिसिटी डलेगी, बैटरी है, फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे, चार्ज करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओगे चार्ज करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की गाइस डिमांड बढ़ेगी, जो आने वाले समय पे आपको देखने को मिलेगा। और ये सब बस एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका प्रोस्पेक्ट भी बढ़िया है। और इस सेक्टर का जो आने वाला बूम आने वाला है इसमें, वो बहुत ही बढ़िया है। आपको हमारा ओपिनियन कैसा लगा, आप शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपको बेटर से बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करते रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलिए।